एक और जहां आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर है और मूल संस्कृति से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उज्जैन नगर में एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो बड़े शहर में स्थापित होने के बावजूद भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुरुकुल की तर्ज पर विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार एवं मनोबल को मजबूत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति करवाने हेतु शिक्षा देकर सफलता के नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। जहां कक्षाओं की शुरुआत वैदिक मंत्रों व प्रार्थनाओं के साथ होती है, यहां रटने की प्रवृत्ति से दूर छंद चौपाई और सूक्तों के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की क्या होनी चाहिए रणनीति, सुनिए युग निर्माण सिविल सर्विस एकेडमी के संचालक राघवेंद्र चौधरी की जुबानी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश बैरागी के साथ विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। आप जानते हैं कि परीक्षा एक 3 अक्षर का एक ऐसा शब्द होता है जिसको सुनते ही, जिसका नाम लेते ही आम व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं। और आज हम चर्चा करवाने जा रहे हैं ऐसे ही परीक्षा शब्द को आसान बनाने वाले राघवेंद्र जी चौधरी से, जो कि युग निर्माण सिविल एकेडमी के संचालक है और माँ शिप्रा महाकाल की पावन नगरी में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्रदान करवाने के लिए ये प्रयासरत है। नमस्कार चौधरी जी, स्वागत है आपका एनटीवी टाइम न्यूज़ चैनल में। हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो वेशभूषा है, आज भारत पर पश्चिमी सभ्यता का खासा प्रभाव है, लेकिन आज आपकी जो वेशभूषा है ये गुरुकुल की वेशभूषा की ओर ले जाने का बच्चों को प्रयास करती है। क्या कारण है कि आप इस तरह की वेशभूषा में आज भी बच्चों को अध्ययन अध्यापन करवाते हैं? तो आदरणीय पवन जी का धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि ये माँ शिप्रा का तट है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं आकर के उन्होंने विद्याध्ययन किया है। सांदीपनी का पूज्य गुरुदेव का आश्रम है यहाँ पे। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं और थोड़ा गुरुकुल का वातावरण हमने यहाँ पे निर्मित किया है, क्योंकि हमारे भारत का जो ध्येय वाक्य है, शुरुआत से ही हमारा जो भारत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए हम लोग पुरातन काल से ही सेवा दे रहे हैं। उसी परंपरा को आगे यहाँ के विद्यार्थी बढ़ाएं, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अभी तैयारी करवा रहे हैं। किस तरीके से विद्यार्थियों का सहयोग आपको मिलता है? किस तरीके से विद्यार्थियों का अब तक चयन हो पाया है और आगे क्या रणनीति होगी? किस तरीके के और चयन करने की आपकी इच्छा है? हमारे यहाँ उज्जैन संभाग के आसपास के जितने ज़िले हैं, तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर अध्ययन के लिए आते हैं और हमारा उद्देश्य मूल रूप से ये होता है कि कम शुल्क में बेहतर शिक्षा हम लोग उपलब्ध करवाएं। और जैसा कि अभी व्यवसायीकरण का दौर है, तो आसपास के यहाँ महानगर लगे हैं, उज्जैन के आसपास भी कई महानगर, इंदौर जैसा महानगर है हमारे पास में। तो कुछ वंचित वर्ग के जो छात्र होते हैं वो ऐसे महानगरों में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगा वहाँ पे किराया है, शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई है, कोचिंग क्लासेस की फीस बहुत है। तो इसलिए हम यहाँ पे युग निर्माण सिविल सर्विस एकेडमी में कम शुल्क में उनको सारी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ पे चयन भी अपने यहाँ से हो रहे हैं। पिछले 2015 से हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं और लगभग 125 विद्यार्थियों का आरक्षक भर्ती में चयन हुआ है, जिनकी लिस्ट हमारे पास में है। सब इंस्पेक्टर में 6 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। पिछली पटवारी भर्ती जो हुई थी 2017 में, उसमें भी अपने यहाँ से लगभग 16 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिनके फ़ोटो आप यहाँ एकेडमी में लगे हुए देख सकते हैं। और इस बार जो MPPSC प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट आया है पिछले वर्ष का, उसमें अपने यहाँ से 15 विद्यार्थियों का प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ है। और जो 2019 वाली मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट आया है, उसमें लगभग 4 विद्यार्थी अपने यहाँ से चयनित हुए हैं जो इस बार इंटरव्यू देंगे। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि इतना कम में आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी बहुत सेवाभावी हैं। न्यूनतम उनकी सैलरी है और कम से कम सैलरी में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सेवा भाव के साथ ये सब उपक्रम यहाँ पे चल रहा है और मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को भी इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है और ऐसे वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ है। वो यहाँ पे कम शुल्क में आकर के बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिकता अपने चरम पर है। एक ओर जहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़ी शुल्क लेते हैं,
दूसरी ओर नए तरीकों उच्च आयामों को स्थापित वो करते भी हैं। लेकिन आप अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान वेदों की चौपाइयाँ, उनके श्लोक का प्रयोग करते हैं, उससे विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाभ मिलता है? मुझे लगता है कि इस समय में बच्चों के अंदर जो एक नकारात्मकता का पुट होता है, क्योंकि बच्चा इस दौर में जब वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आता है, उसकी 12वीं हो चुकी होती है और फर्स्ट ईयर में जो कॉलेज का माहौल होता है उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर जाने लगता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण दबाव महसूस करने लगता है। तो ये जो अपनी वेदों की चौपाई है, श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, वेदों के सूक्त है, इन सब से उन्हें बहुत ही लाभ होता है और मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ये हमारी आधार है संस्कृति का। मुख्य रूप से देखा जाए तो हम उसी को शिक्षा में समावेश करते हुए उनको प्रेरणा देते हुए यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिससे वो डिप्रेशन से, नकारात्मक विचारों से दूर जा सके और अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में कर सके। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चों में तैयारी के दौरान डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, आप चौपाइयों के माध्यम से तो तनाव दूर करने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा और फिर सिविल सेवा एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पे विद्यार्थियों को अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसी पड़ाव के दौरान कई विद्यार्थी आत्महत्या जैसे कुप्रयास कर लेते हैं। उससे बचने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए विद्यार्थियों की कि विद्यार्थी आसानी से उनसे बच सके? आपने बहुत ही गंभीर और चर्चित प्रश्न आपने किया है। आजकल जैसा आप देखते हैं कि अपने भारत में कोटा जैसे महानगर हैं, इंदौर जैसे महानगर हैं, दिल्ली जैसे महानगर हैं, जहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लासेस संचालित होती हैं, लेकिन वहां से भी आए दिन हम लोग मीडिया में सुनते हैं कि बच्चों ने इस तरह के आत्महत्या के प्रयास किए। तो मुझे लगता है कि वो अपनी मूल ऊर्जा के स्रोत से दूर है। अपने ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ हमें एक अच्छा भीतर ऊर्जा देकर के इस धरती पर भेजा है और हम उस ऊर्जा के स्रोत से दूर हो गए हैं, इसीलिए इस तरह का नकारात्मक माहौल हमें महसूस होता है। जैसा कि हम कभी मंदिर जाते हैं, एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो हम मूर्ति देखते हैं कितनी सुंदर और वो विशिष्ट प्रतिमा होती है, लेकिन उस मूर्ति का उस स्वरूप देने के पीछे कितना उसने ऐसा कष्ट सहा होगा, उस मूर्ति ने, कुम्हार ने कैसा उसको गढ़ा होगा, शिल्पी ने गढ़ा होगा। मैं एक पंक्ति के माध्यम से उसको व्यक्त करना चाहूँगा। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में ही अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है जो छीनी और हथौड़ी की, सृजन में चोट खाता है जो छीनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में तभी भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में तभी भगवान होता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में यदि कष्ट नहीं आएंगे, इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ निर्मित नहीं होगी, तो हमारा व्यक्तित्व गढ़ा कैसे जाएगा। तो हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कुछ अच्छा सीखें और उससे नकारात्मक उसको लेने की बजाय उसको सकारात्मक पक्ष से देखें, और जितनी भी समस्याएं जीवन में आती है, कोई ना कोई परिणाम भी, कोई ना कोई अच्छा उसका समाधान भी उसके साथ में आता है। तो हर समस्या में समाधान होता ही है, हम धैर्यपूर्वक उसको देखें और लगातार मेहनत करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है ऐसे क्षेत्र से भी, डिप्रेशन के माहौल से हम उबर सकते हैं। और सारे विद्यार्थी से मेरा यही निवेदन है कि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों से वो थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, और जब मन में ऐसा आए तो इस तरह के अच्छे कुछ साहित्य का अध्ययन करें, गुरुजनों के सानिध्य में रहें, जिससे हम ऐसी परिस्थितियों से बचें और सकारात्मक ऊर्जा की ओर आगे बढ़ सकें। आप अपने संस्थान में यूपीएससी, एमपीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं तो एक दिवसीय होती है, लेकिन यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए विद्यार्थियों को काफ़ी अध्ययन करना होता है। क्या उसकी रणनीति होती है, कितने पड़ाव में वो तैयारी कर सकता है जिससे कि उसको आसानी से सफलता अर्जित हो सके? हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से जो बैच चलते हैं वो एमपीपीएससी परीक्षा के लिए हम लोग बैच चलाते हैं। और एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये मध्य प्रदेश में सारे उच्च प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती आयोजित करता है। और ये 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा में जिसका चयन होता है विद्यार्थी फिर मुख्य परीक्षा देते हैं, मेंस एग्ज़ाम होता है। उसमें जिनका चयन होता है वो फिर इंटरव्यू तक जाते हैं,
साक्षात्कार तक जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 2 चरण में परीक्षा होती है। पहला सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और दूसरा अभिरुचि परीक्षण का पेपर होता है, जिसे सी सेट कहते हैं। इसमें चयन के बाद में फिर मुख्य परीक्षा होती है, जो लगभग 6 विषय हैं, उसमें सारे 6 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन के उसमें 4 पेपर हैं, फिर एक 5वां पेपर हिंदी व्याकरण का है, 6ठा पेपर आपका निबंध का है। तो मुझे लगता है काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें स्थिर हमारी बुद्धि रखने की आवश्यकता है और मन में स्थिरता और दृढ़ संकल्प के साथ हम इस परीक्षा को फेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जो इस तरह की उच्च प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करता है, उनके लिए अन्य परीक्षाएं देना काफ़ी आसान हो जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती है, पटवारी भर्ती है, एसएससी भर्ती है। क्योंकि मुझे लगता है सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आधार है वो जनरल स्टडी है, सामान्य अध्ययन विषय है। उसके साथ में थोड़ा सा हम लोग मैथ्स अच्छा तैयार कर लें, अपना रीजनिंग अच्छी तैयार कर लें, बेसिक अंग्रेजी ग्रामर हम लोग अच्छी कर लें, तो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन में एक सकारात्मक संदेश जाए, उनके जीवन में सकारात्मक माहौल का निर्माण हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्यार्थी जैसे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ज़्यादातर अपने आसपास, उज्जैन संभाग के आसपास देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश है पूरा, और वो जैसे ही शहरी परिवेश में आते हैं, यहाँ एक प्रतियोगिता का माहौल उनको यहाँ पे मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक स्कूल में हमने एक कविता बचपन में सुनी थी, कछुए और खरगोश की कहानी, जो धैर्य रखता है और लगातार सतत परिश्रम करता रहता है। तो उस तरह की यदि हम लोग रणनीति बना करके उसमें आगे चलें तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एक पंक्ति के माध्यम से मैं इसको कहना चाहूँगा। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। धरती चलती अंबर चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों की सौगात बांटने सूरज रोज निकलता है। कोशिश जो करता है प्यारे, कोशिश जो करता है प्यारे, भाग्य उसी का बदलता है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तो जीवन में यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा संकल्प हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बड़ा लक्ष्य जीवन में लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा दृढ़ संकल्प और एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम जीवन की इस यात्रा में आगे चलते हैं तो बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ पे हमारा मन थोड़ा सा डगमग होने लगता है और विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में बनने लगती है। तो यही ध्येय लेकर के हम लोग यदि संकल्प का और दृढ़ता का लेकर के चलेंगे तो सारी बाधाओं को पार करते हुए हम लोग लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। विद्यार्थियों से भी मेरा यही निवेदन है। आप जिस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, ये एक पुरानी परंपरा को दर्शाता है, लेकिन आज आधुनिकता अपने चरम पर है। आप इस पहनावे के बाद, इस तिलक लगाने के बाद आपसे विद्यार्थियों को क्या सकारात्मकता का मैसेज जाता है या नकारात्मकता? विद्यार्थियों का किस प्रकार का संदेश मिलता है? जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि कई इस टाइप के तिलक लगाकर अगर शिक्षक जाता है तो विद्यार्थी उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ आपको कैसा महसूस होता है? विद्यार्थियों में किस प्रकार से मैसेज जाता है आपको लेकर? मुझे लगता है यहाँ 3 घंटे प्रतिदिन विद्यार्थी बैठते हैं और मैं खुद भी यहाँ पे अध्ययन का काम करवाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और भी हमारे जो गुरुजन हैं एकेडमी में जो पढ़ाते हैं वो भी इसी वेशभूषा में रहते हैं। तो विद्यार्थी लगातार 3 घंटे प्रतिदिन जब हमको देखता है तो मुझे लगता है जिसकी कथनी और करनी एक जैसी होती है वही बच्चों के मन पे प्रभाव डाल पाता है। तो हमारे यहाँ पे जो भी अध्ययन के लिए शिक्षक आते हैं, पढ़ाने के लिए, अध्यापन कार्य के लिए जो शिक्षक आते हैं वो इसी वेशभूषा में रहते हैं, और उनका जो जीवन का निजी पक्ष है वो मुझे लगता है दिन भर इसी दिनचर्या में और इसी वेशभूषा में वो रहते हैं। तो उसका प्रभाव बच्चों पे ज़्यादा अच्छा पड़ता है। और साथ में जनरल स्टडी पढ़ाते समय, मैथ्स पढ़ाते समय, रीजनिंग पढ़ाते समय हम जितने अपने पौराणिक सूक्त हैं, श्लोक हैं, उनका भी हम साथ में यहाँ पे उच्चारण करवाते हैं बच्चों को। और प्रतिदिन एक दैनिक प्रार्थना भी अपने यहाँ पे होती है जिसमें हनुमान चालीसा प्रतिदिन बच्चे सामूहिक पाठ करते हैं। तो इस तरीके से जब अच्छे
संस्कार के बीज उनमें डलेंगे तो धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, और अपने यहाँ जो सेशन है वो 6 महीने का है। तो लगातार जब इस माहौल में वो आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उनमें परिवर्तन आने लगता है और भीतर से उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि जीवन में कोई यदि गलत कार्य उनसे हो गया हो तो उसको छोड़ करके एक सकारात्मक परिवेश में आने का प्रयास करते हैं। हम सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। आप अपने कक्षाओं की शुरुआत दोहा, चौपाई, श्लोक, प्रार्थनाओं से करते हैं। कितना फ़ायदेमंद मानते हैं इसको आप? ये बहुत ही लाभकारी है क्योंकि ये हमारी गुरुकुल की मूल परंपरा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो शब्द है ये किसी देह का नाम गुरु नहीं है, कोई देह गुरु नहीं हो सकता है। गुरु एक विश्वव्यापी सत्ता है जो सकल ब्रह्मांड में व्याप्त है। और श्रद्धा का पुट यदि विद्यार्थियों में एक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पनपने लगता है तो धीरे धीरे वो सबके अंदर श्रद्धा रखने लगता है। और इस तरीके से जब वो माहौल यहाँ का देखते हैं तो विद्यार्थी धीरे धीरे इसमें ढलने लगते हैं और ये हमारी जो दैनिक प्रार्थना है ये उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। धीरे धीरे उनका जो विचार है वो परिवर्तन होने लगते हैं और अपनी आत्मशक्ति से बच्चे जुड़ने लगते हैं। तो मैं एक पद के माध्यम से इसको कहना चाहूँगा कि जिसे अपने स्व का बोध नहीं होता है, जो अपने आप को नहीं पहचानता है, वो अन्य कोई कार्य मुझे नहीं लगता है कि जीवन में ठीक तरीके से कर सकता है। चाहे कितना भी अच्छा उसको माहौल मिल जाए, कितने भी उसको प्रेरित करने वाले लोग आसपास हो, लेकिन उसको जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव एक पंक्ति हमेशा गुनगुनाते हैं कि जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको अपने होने का बोध नहीं है वो किसी भी ज्ञान का उसके लिए होना निरर्थक है। तो अपने खुद को पहले पहचानना बहुत आवश्यक है। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। पद में कहा गया है कि घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। ऊर्जा का एक संचार सकल ब्रह्मांड में सभी देह के भीतर है और उस तक जाने की हमें आवश्यकता है। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। मिटा न द्वैत भाव तो पुराण क्या करे। ये जो द्वैत भाव है, ये जो ईर्ष्या का भाव है, जैसा कि अभी विश्व में बहुत जगह ऐसा एक दूसरे देश पर आक्रमण हो रहे हैं, तो वो इस मूल भावना को नहीं समझ रहे कि आखिरकार है तो एक ही सब। इस तरह का माहौल बना करके कुछ नहीं हासिल हो सकता है। तो द्वैत भाव जब तक है तब तक हम अपने मूल लक्ष्य से दूर रहेंगे। पद में कहा गया है कि ईश्वर का जो संसार है बहुत व्यापक है। रचना प्रभु की देखी कर योगी बड़े बड़े पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। और अंत में करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया लेकिन बंदा न करे कर्म तो भगवान क्या करे। बंदा न करे कर्म तो भगवान क्या करे। ईश्वर ने तो हम सभी पे कृपा करके हमें इंसान का शरीर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसकी महत्ता नहीं समझें, अपनी ऊर्जा को हम लोग नहीं जाने, तो ये मनुष्य जीवन फिर व्यर्थ चला जाएगा और हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर सफलता हमें कैसे प्राप्त होगी। तो यही हमारा मूल उद्देश्य है एकेडमी का। सर, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका हर एक व्यक्ति उपयोग करता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो। लेकिन इस सोशल मीडिया के दो तरीके, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। एक विद्यार्थी अपने जीवन में इस सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनका किस तरीके से उपयोग करे कि उसका जीवन सार्थक हो सके और सोशल मीडिया का वो प्रभावी उपयोग कर सके। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ अच्छा भी है और उसमें कुछ बुरा भी है। यदि हम लोग
जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने पे नियंत्रण रख कर के हम उसमें जितना भी मैटर है, जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसका हम अध्ययन करें। यूट्यूब के माध्यम से हम दुनिया के अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं और जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उनसे अपन जुड़ सकते हैं। अच्छा साहित्य का अध्ययन हम कर सकते हैं। गूगल में पूरी दुनिया समाई हुई है, उस पर हम लोग अच्छा सकारात्मक साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान जब विद्यार्थी आगे बढ़ता है, और अभी जैसा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन जब ये पढ़ाई हो रही थी तो काफ़ी न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी हुआ और रिपोर्ट भी आई कि बच्चों ने उसका नेट का दुरुपयोग किया, इंटरनेट का, और जो सुधार उनमें होना चाहिए था उससे विपरीत प्रभाव उनके ऊपर दिखा। तो ये अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये सब होगा गुरु के सानिध्य में रहने से। जब हम अच्छी धारा से जुड़े रहते हैं, जब हम अच्छा साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे ये सब जो बुराइयां हमारे भीतर होती हैं वो दूर चली जाती हैं। और इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म का भी हम सही उपयोग कर सकते हैं, और ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा विवेक के साथ हम यदि इसका उपयोग करें तो बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ युग निर्माण सिविल एकेडमी उज्जैन के संचालक राघवेंद्र चौधरी जी, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी अपने जीवन में धैर्य, संयम और विवेक रखकर प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सफलता अर्जित कर सकता है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ NTV टाइम के लिए पवन वैष्णव।